जय हिंद। आपको हम बायोलॉजी बता रहे थे। बायोलॉजी में आपको हम बता दिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम बता रहे थे, श्वसन तंत्र बता रहे थे। श्वसन तंत्र में हम आपको बहुत कुछ आगे बता दिए थे। श्वसन तंत्र में जैसे कि आपको हम बताए थे कि जब हम सांस लेते हैं उसको श्वसन बोला जाता है, हम सांस लेते हैं उसको श्वसन बोला जाता है। और जिस अंग से सांस लेते हैं, चाहे जिस अंग से सांस लिया जाता है, उसको श्वसन तंत्र बोला जाता है, उसको श्वसन तंत्र बोला जाता है। श्वसन तंत्र में आपको बताए थे कि सबसे मेन होता है नासिका छिद्र, नाक का छेद, इसी होके ना सांस जाएगा जी। उसके बाद आता है नासिका का पार्ट, पीछे नासिका का पार्ट लगा रहता है जिसमें ओलोफैक्टरी लोब लगा रहता है, जो हमारे सांसों को, ऑक्सीजन को पूरे एकदम अच्छे से छान के लेता है। ये सब आपको हम बताए थे। उसके बाद बताए थे ग्रसनी, लैरिंग्स, फायरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, एलुवियली, ये सब आपको हम बता दिए थे। अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो जाके देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको आगे हम बताते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? एक बार में हम लोग 500 ml सांस लेते हैं। एक बार में हम लोग 500 ml सांस लेते हैं। कितना लेते हैं? 500 ml। और 1 मिनट में हम लोग कितना सांस लेते हैं? कितना बार सांस लेते हैं? तो 1 मिनट में करीब करीब हम लोग 16 बार सांस लेते हैं। एवरेज आपका 14 से 18 लिया जाता है। 1 मिनट में सांस लेने का एवरेज आपका 14 से 18 लिया जाता है। और बच्चा जो कि जन्म लिया है वो 1 मिनट में 14 से 30 बार सांस लेता है। 14 से 30 बार सांस लेता है 1 मिनट में। आपका एवरेज कितना होगा? 14 से 18। लेते कितना है कंफर्म? 16 मान के चलिए। आप मतलब उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं। और एक जन्म लिया हुआ जो बच्चा होगा वो 14 से 30 बार सांस लेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। उसके आगे बताते हैं आपको टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम, हम लोग 1 मिनट में कितना सांस लेते हैं उसको बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम। 1 मिनट में हम लोग कितना सांस लेते हैं उसको बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? एक बार में हम लोग 500 ml सांस लेते हैं। देखिए, आप सीधे सीधे मैथ जिनका था उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन बायोलॉजी वाले को थोड़ा सा दिक्कत होगा गुना भाग करने में। इतना तो नॉलेज रहता है, समझ जाएंगे वो लोग भी। 1 मिनट में हम लोग 16 बार सांस लेते हैं। कितना बार सांस लेते हैं? 16 बार। और एक बार में हम लोग 500 ml सांस लेते हैं, राइट। एक बार में 500 ml लेते हैं और 1 मिनट में 16 बार लेते हैं, तो टोटल हमारा 8000 ml सांस आ गया। 8000 ml आ गया ना। 8000 ml हम लोग लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। आगे देखिए टाइडल वॉल्यूम कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम कैपेसिटी, एक बार में हम लोग जो श्वास खींचते हैं, एक बार में जब लोग श्वास खींचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सांस कितना ले सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सांस कितना ले सकते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक बार में सांस 6000 ml ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 6000 ml ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 6000 ml ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सांस एक बार में ले सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अगर मान के चलिए कोई इंसान, आप सोचते होंगे कि वेंटिलेटर पे जाता होगा तो वेंटिलेटर पे उसको कौन सा गैस दिया जाता है। अगर मान के चलिए आप मतलब बीमार हो गए, भगवान न करे ऐसा हो, अगर मान के चलिए कोई बीमार हो गया, आप ही बीमार हो गए और आपको अगर आईसीयू में भर्ती करवाया गया है वेंटिलेटर पे, तो आपको कौन कौन सा गैस दिया जाएगा? आपको कौन कौन सा गैस दिया जाएगा? आप भी सोच रहे होंगे कौन कौन सा गैस दिया जाता है। तो उसमें आपको डायरेक्ट ऑक्सीजन खाली नहीं दिया जाता है। ऑक्सीजन एक भारी गैस होता है। ऑक्सीजन एक भारी गैस होता है, तो उसमें आपको ऑक्सीजन प्लस हीलियम मिलाया जाता है। ऑक्सीजन प्लस हीलियम मिला के आपको दिया जाता है। अगर आप वेंटिलेटर पे हैं तो आपको ऑक्सीजन प्लस हीलियम मिलाया जाएगा। अगर आप पानी में तैर रहे हैं और अंदर से तैर रहे हैं, पानी में अंदर अंदर तैर रहे हैं, फिर भी आपको ऑक्सीजन और हीलियम दिया जाएगा। गोताखोरों को ऑक्सीजन प्लस हीलियम दिया जाता है। ऑक्सीजन प्लस हीलियम दिया जाता है। सॉरी, पानी में अगर आप अधिक गहराई में चले गए हैं, अधिक गहराई में, तब आपको ऑक्सीजन प्लस हीलियम दिया जाएगा। अधिक गहराई में जाएगा तब, ऊपर नहीं, अधिक गहराई में जाएगा तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम दिया जाएगा। वेंटिलेटर पे रहिएगा तो फिर भी ऑक्सीजन प्लस हीलियम दिया जाएगा। क्या कि ऑक्सीजन एक जो होता है ना, बहुत भारी गैस होता है। ऑक्सीजन बहुत भारी गैस होता है, इसलिए ऑक्सीजन प्लस हीलियम मिला के दिया जाता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहे, दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहे। ठीक है, ऐसे आपको न्यूट्रलाइज में, ऐसे आपको सांस लेने में अगर कोई दिक्कत है तो आपको ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन दिया जाएगा। आपके वायुमंडल में भी 78% नाइट्रोजन है। आप सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं सूंघ रहे हैं, आप सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं सूंघ रहे हैं। 78% नाइट्रोजन है आपके वायुमंडल में, और आप 78% नाइट्रोजन हर टाइम ऑक्सीजन के साथ मिला मिला के खींच रहे हैं। ये बात आपको पता नहीं होगा। आपको एक चीज बताए थे कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कितना लेते हैं, CO2 कितना लेते हैं, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लेते हैं 21%, CO2 0.03% और नाइट्रोजन हम लोग 78% लेते हैं।
इसमें आपको कोई दिक्कत था? आपको ये हम बताए हुए हैं कि 78% हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं। अगर नाइट्रोजन नहीं लेंगे तो डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं ले सकते। जैसे सोना अगर आपको 24 कैरेट का है तो 24 कैरेट का सोना कोई काम का नहीं होता, उसका बिस्किट वगैरह बनता है, ठीक है। उस सोना का आपको गहना नहीं बना सकते। लेकिन सोना अगर आपको 22 कैरेट का कहने का मतलब क्या है, उसमें कुछ ना कुछ मिलाया गया है, उसमें कुछ ना कुछ तांबा वगैरह, कुछ कॉपर वगैरह ये सब मिलाया गया है। अरे भाई कुछ ना कुछ तो जरूर मिलाया गया होगा, इसीलिए 22 कैरेट का है। तो सोना आपका 22 कैरेट का माना जाता है। 24 कैरेट का मान लीजिएगा तो उसका सिर्फ बिस्किट बनता है। 24 कैरेट सोना का आपका गहना नहीं बना सकते। क्यों गहना क्यों नहीं बना सकते? इसीलिए क्या है कि वो मतलब आपका शुद्ध सोना माना जाता है, लेकिन वो एकदम पल्लर हो जाएगा। पल्लर का मतलब एकदम पतला हो जाएगा। ऐसे रखिएगा और नीचे लमड़ जाएगा, ऐसे रखिएगा और नीचे लमड़ जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं रहेगा। कहीं से भी टूट जाएगा, कहीं से भी मटरा जाएगा, कहीं से भी कुछ हो जाएगा। इसलिए 24 कैरेट का सोना का आप लोग गहना नहीं बनवाते। गहना बनवाते हैं 22 कैरेट सोना का। 22 कैरेट का सोना मजबूत होता है। अगर मान के चलिए सोना में कुछ मिला दीजिएगा ना, तांबा वगैरह कॉपर वगैरह मिला दीजिएगा तो वो थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। सोना हो जाता है आपका मजबूत। इसी के चलते अगर मान के चले डायरेक्ट ऑक्सीजन लेंगे तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। डायरेक्ट ऑक्सीजन लेंगे तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा नाइट्रोजन, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड मिला के लेते हैं, जो थोड़ा थोड़ा सब कुछ रहेगा तो एवरेज बैलेंस रहेगा। एवरेज आपका बैलेंस रहेगा, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आपको कोशिकीय शोषण। अब कोशिकीय शोषण क्या होता है? कोशिकीय शोषण दो टाइप से होता है। एक होता है कोशिका द्रव्य में शोषण, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था? आप लोग बताइएगा, क्या कि आप लोग कम बताए हुए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था? हो गया सबका बात खत्म। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया का आपको बारे में कौन बताया था? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको कहाँ बताया? सबसे पहला चैप्टर याद कीजिए, सेल पढ़ा रहे थे तो उसी में हम आपको बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था। ये सब चीज़ आपको हम सबसे पहले चैप्टर में बताया था, ठीक है। इतना ध्यान रखिए, आप लोग भूल जाते हैं, ये एकदम खराब आदत है। आप लोग पीछे का रिवीजन करते रहिए। देखिए अगर सक्सेस की मेहनत कीजिएगा ना, मेहनत तो सफलता मिलेगी। मेहनत कीजिएगा तो आज मिले, 2 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले, लेकिन आपको सफलता मिलेगी। अगर मेहनत नहीं कीजिएगा ना, मम्मी पापा को ठगिएगा तो जिंदगी भर पछताइएगा, जिंदगी भर पछताइएगा, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। एक आदमी से हम आपको बताइए, बात बताते हैं आपको हम। एक आदमी था, लगभग कंटिन्यू 10 साल से तैयारी कर रहा था। 10 साल से तैयारी कर रहा था, उससे कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं निकल रहा था। सब बोलता था कि क्या पढ़ता है, क्या नहीं, फालतू में एकदम जाके रह रहा है पटना में। पटने का था, पटने में आके रह रहा था, फालतू में जाके रह रहा है पटना में, कुछ तो हो नहीं रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। एकदम पूरे उसको आदमी समझिए ना, मतलब पूरे एकदम उसको बकवास बना दिया आदमी। इतना बेइज्जती करता था बेचारा, कहीं पे सर उठा के खड़ा नहीं रह पाता था। एक दूसरा आदमी था, पटना आया, आराम से आया, 10,000 का नौकरी पकड़ा, कमाना शुरू कर दिया। 5 साल में कमा लिया करीब 5-6 लाख रुपया। बोला कि तोरा से अच्छा तो हूँ ना भाई कि जाके पटना में 5-6 लाख रुपया कमा लिया, अब तू 5 साल से बैठल है। 5 साल में पता है उसको दरोगा में नौकरी लग गया, दरोगा में नौकरी लग गया। वो 10,000 का महीना कमाया, 6 साल में करीब 6 लाख रुपया। वो लगभग 2 साल में 6 लाख रुपया छाप दिया। 2 साल में 6 लाख रुपया छाप लिया। तो आदमी सबका मुंह बंद हो गया। काहे मुंह बंद हो गया? 5 साल बेचारा पढ़ा ना, 5 साल बहुत मेहनत से पढ़ा, बहुत मेहनत से पढ़ा। आपको बोलने वाले बोलेंगे ही, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना तो आपको एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। बोलने वाले का काम है बोलना, वो बोलेंगे ही, लेकिन अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आज मिले, 5 साल बाद मिले, कोई गारंटी नहीं मिलेगी। आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या है नहीं है, आपको कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है, आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आगे देखिए, आपको कोशिका शोषण 2 टाइप का होता है, कोशिका द्रव्य में शोषण, माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण। आपको हम एक एक करके पढ़ाते हैं, इसमें आपको अच्छा से समझ में आएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा, इतना मेरा गारंटी है, ठीक है। देखिए आपको हम एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए आप लोग को बताते हैं कोशिका द्रव्य में शोषण। अब कोशिका द्रव्य में शोषण कैसे होता है तो आपको बता दें कि कोशिका द्रव्य में अनऑक्सी शोषण होता है। अनऑक्सी शोषण कहने का मतलब बिना ऑक्सीजन के शोषण होता है।
कोशिका द्रव्य में आपका बिना ऑक्सीजन का श्वसन होता है। अब बिना ऑक्सीजन का श्वसन कैसे होता है, तो कोशिका द्रव्य में ईस्ट कहने का मतलब आपको मतलब कोशिका सब मिलकर 4 एटीपी का निर्माण करती है। 4 एटीपी का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 4 एटीपी का निर्माण होता है। अनाक्षी श्वसन बिना ऑक्सीजन के 4 एटीपी का निर्माण करेगा कोशिका सब मिलके ऊर्जा बनाने के लिए, ठीक है। बिना ऑक्सीजन का ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 4 एटीपी का निर्माण होता है कोशिका द्रव्य में। 4 एटीपी कोशिका श्वसन में 4 एटीपी का निर्माण हुआ आपको ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। क्या है कि इसमें क्रेब्स चक्र जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह मिलके अनॉक्सी श्वसन करता है और इसमें 4 एटीपी का निर्माण करता है। ये और कोशिका द्रव्य श्वसन में 4 एटीपी का निर्माण किया। अब आपको इसमें अनॉक्सी श्वसन होता है, इसमें बिना ऑक्सीजन का श्वसन होता है। बिना ऑक्सीजन अनॉक्सी श्वसन होता है। अनॉक्सी श्वसन लिख देते हैं, अनॉक्सी श्वसन होता है। इसमें अनॉक्सी श्वसन के बाद ऊर्जा बनाने के लिए 4 एटीपी का निर्माण कर लिया, ठीक है। 4 एटीपी का निर्माण कर लिया। अब आगे आपको बताते हैं। इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। अब क्रेब्स चक्र क्या हुआ, क्रेब्स चक्र कहने का मतलब है क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। क्रेब्स चक्र का खोज एक क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था, ठीक है। क्रेब्स चक्र का खोज एक क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। क्रेब्स चक्र आपका माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि कोशिका द्रव्य श्वसन में 4 एटीपी का निर्माण होता है, ये अनॉक्सी श्वसन करता है और 4 एटीपी का निर्माण सिर्फ ग्लूकोज को तोड़ने के लिए होता है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन, और 4 एटीपी का जो निर्माण हुआ ना, 4 एटीपी का निर्माण, ये 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने में लग गया, ठीक है। 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने में लग गया, ठीक है। 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ा, 2 पायरुविक अम्ल बना। 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने में लग गया तो कितना पायरुविक अम्ल बना, 2 पायरुविक अम्ल बना। 2 पायरुविक अम्ल, 2 पायरुविक अम्ल। 2 एटीपी आपका लग गया तो बचा 2 एटीपी, तो आपका बराबर में है ना 2 एटीपी बचा। अभी इसको याद रखिएगा कि आपका 2 एटीपी बचा हुआ है, ठीक है। आपका 2 एटीपी खर्च हो गया ग्लूकोज को तोड़ने में, तो पायरुविक अम्ल। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन आपका ऑक्सीजन के साथ होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन आपका ऑक्सीजन के साथ होगा। अब ऑक्सीजन भी इसको हेल्प करेगा। ये 2 जो पायरुविक अम्ल बना है, सॉरी 2 एटीपी जो खर्च किया है, 2 एटीपी जो खर्च हुआ ऑक्सीजन को तोड़ने में, 1 एटीपी में 18 पायरुविक अम्ल बनेगा। 1 एटीपी में 18 पायरुविक अम्ल बनेगा। 1 एटीपी में 18 पायरुविक अम्ल बनेगा। तो यहाँ पे 2 एटीपी लगा है, तो 2 एटीपी बराबर कितना पायरुविक अम्ल बनेगा, 36 पायरुविक अम्ल बनेगा। 36 पायरुविक अम्ल बनेगा। अब पहले से था 2 एटीपी, अब पहले से था 2 एटीपी, तो 2 एटीपी पहले से था, 2 एटीपी पहले से था, तो कितना एटीपी हो गया, 38 हो गया ना जी। अब 38 को ना मिलके क्रेब्स चक्र चलाएगा। आपको माइटोकॉन्ड्रिया में बताए थे कि 38 क्रेब्स चक्र चलते हैं, तब जाके आपको ऊर्जा का निर्माण होता है, आपको ग्लूकोज से ऊर्जा मिलती है। आपको ये बात बताया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया में आप जाके देखिए ध्यान से, 38 क्रेब्स चक्र चलते हैं, तब जाके आपको ऊर्जा का निर्माण होता है। ये चीज आपको हम बताए हुए हैं, ये चीज में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए कोशिका द्रव्य श्वसन में 4 एटीपी का निर्माण होता है। 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने में लग जाते हैं और 2 एटीपी आपका बच जाता है। 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने में लग गया, 2 एटीपी आपका बच गया। 1 एटीपी बराबर 18 पायरुविक अम्ल टूटा। 1 एटीपी बराबर 18 पायरुविक अम्ल टूटा। 2 एटीपी बराबर कितना टूटा, 36 पायरुविक अम्ल बना, और 2 एटीपी पहले से आपका बचा हुआ था। टोटल हो गया 38। अब 38 को ना मिलकर क्रेब्स चक्र चलाएगा। 38 एटीपी बराबर क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र याद कीजिए, जैसे क्रेब्स नामक विद्वान ने खोजा था, क्रेब्स चक्र चलेगा तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनेगा। अब ऊर्जा बनेगा तो ग्लूकोज को तोड़ेगा, तो ऊर्जा बनेगा तो आपके बॉडी में ऊर्जा मिलेगा, तो आप काम कर पाइएगा। इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत है? दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो गया, आपका अगला चैप्टर चालू होगा, देख लीजिए। देखिए आपको बता रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम।
नया चैप्टर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका खत्म हो गया। आपको बता रहा सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? जिससे आपको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इस सब का परिवहन होता है। परिवहन कहने का मतलब ही है कि आपको बताए थे ग्रास नली, लाइरिंग्स, फायरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियलिस, एलुवियली, ब्लड, सेल, ये सब चीज आपको बताए थे कि इस सब में आपका ऑक्सीजन आ जाता है। तो ब्लड में ऑक्सीजन कैसे जाएगा, कहाँ से जाएगा, फिर ब्लड के बाद कोशिका में ऑक्सीजन कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बता रहे परिसंचरण तंत्र क्या होता है। परिसंचरण तंत्र परिसंचरण तंत्र कहने का मतलब है ब्लड जिस जिस मार्ग से गुजरेगा उसको परिसंचरण तंत्र कहेंगे। ब्लड जिस जिस मार्ग से गुजरेगा उसको परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र कहने का मतलब है आपका जो ब्लड होगा, ब्लड खून, वो जहां जहां से निकलेगा, जिस जिस मार्ग से निकलेगा उसको परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। परिसंचरण तंत्र में परिसंचरण तंत्र में किस किस चीज का परिवहन होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, ठीक है। परिसंचरण तंत्र में ऑक्सीजन का परिवहन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। आपको ये चीज बताया गया है कि ब्लड ऑक्सीजन लेके जाता है और कोशिकाओं को देता है और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके चला आता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है सांस में। निःश्वासन आपको पढ़ा है ना, उसमें बताए हैं कि जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन वगैरह तो वो ब्लड में मिलके कोशिकाओं तक पहुंचता है और कोशिकाओं से सेल ब्लड सब पहुंच जाता है और उसके बाद फिर से आपको ब्लड कोशिका ऑक्सीजन देके और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ जाता है और फिर आपको निःश्वासन के मदद से आपको सांस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। ये सब चीज आपको हम बताए हुए हैं। तो आपको परिसंचरण तंत्र कहने का मतलब आपको समझ में आ गया, जिसमें आपको रक्त द्वारा, ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होगा, परिसंचरण तंत्र कहाएगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होगा, परिसंचरण तंत्र कहाएगा, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताते हैं। परिवहन तंत्र में कुछ इस टाइप से ब्लड बहता है। पहला बहेगा ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला होगा ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब इसमें कोई धमनी, कोई सीरा, कोई पाइप, कुछ नहीं होगा। इसमें खुलेआम ऐसी रक्त रहेगा। मान चल इन्ने उलटिएगा तो सब ब्लडवा घूम के इन्ने चलाएगा और इन्ने उलटिएगा तो सब ब्लडवा घूम के इधर चलाएगा। ब्लड करने का मतलब खून। जैसे मान के चले चींटी को देखिएगा, चींटी में कोई पाइप टाइप नहीं होता है। चींटी अगर इधर उड़ा जाएगी ना तो उसका सारा भार इधर आ जाएगा, सारा खून इधर आ जाएगा। करेजा भरे उल्टेगी तो करेजवा में सब खून आ जाएगा और टंगरी पे चलेगी तो टंगरी या पेट में सब खून चलते रहेगा। मच्छर को देखिएगा, मच्छर ओहो में कुछ नहीं होता है। मच्छर को मारिएगा, फट से मारिएगा, खाली खून खून हो जाएगा। उसमें कभी देखे फेफड़ा मिला हो, कभी देखे कुछ मिला, उसमें कहीं कोई ब्लड नहीं बहता, ऐसी खुलेआम ब्लड बहता है, ठीक है, ऐसी खुलेआम ब्लड बहता है। तो जैसे आपका चींटी हो गया, तिलचट्टा हो गया, चींटी, तिलचट्टा, ये सब हो गया आपका ओपन ब्लड सर्कुलेटरी, जिसमें कोई धमनी, कोई सीरा, कोई पाइप, कुछ नहीं हो। ब्लड जैसे मन तैसे बहे, जैसे मन तैसे आए। निश्चित ताप पे न निश्चित दाब पे बढ़ेगा, न निश्चित दाब पे घटेगा। मतलब एकदम स्पीड में आएगा, स्पीड में जाएगा, कभी धीरे आएगा, कभी धीरे जाएगा, कोई मतलब नहीं है। कैसूं आएगा, कैसूं जाएगा, किधरों में आएगा, कोई मतलब नहीं है। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड क्या करेगा नहीं करेगा उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा आपका है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब इसमें पाइप वगैरह सब होगा, इसमें पाइप वगैरह सब होगा। पाइप वगैरह कहने का मतलब ही है कि इसमें ब्लड निश्चित दाब पे बढ़ेगा और निश्चित दाब पे घटेगा। जैसे मान के चलिए ये हो जाएगा इसमें मानव, इसमें हो जाएगा मानव, इसमें हो जाएगा मानव, गाय, जानवर भी मानते, जानवर,
देखिए ऐसा क्यों होता है, क्या कि आप देखते होंगे कभी कभी आपका गुस्सा एकदम तेजी आने लगता है तो डॉक्टर बोलता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ब्लड प्रेशर क्या होता है, खून कितना के रफ्तार से जा रहा है, कितना के रफ्तार से, और उसका खून का जाने का जो रफ्तार है ना वो थोड़ा तेज हो गया है, खून का जाने का रफ्तार तेज हो गया है। लेकिन ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई रफ्तारें नहीं है, मन होगा खून जाएगा, नहीं मन होगा न जाएगा, मन होगा तो न्यू रहेगा, मन हो नहीं होगा तो इधर हो रहेगा। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका खून एक रफ्तार से चलेगा। 120/80 का नाम सुने हैं, 120/80, 60/120 की 80, इस टाइप से होता है। जैसे मान के चलिए, आपको बता नहीं रही, आपको आगे चैप्टर बताएंगे, अभी बता देंगे तो आपका ध्यान उधर चल जाएगा। 120/80 के रफ्तार से बहेगा, मतलब एक लिमिट उसमें फिक्स रहता है, एक लिमिट उसमें फिक्स रहता है कि ब्लड इतना के रफ्तार से जाएगा, इतना के रफ्तार से आएगा। तो वो आपका हो गया क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें धमनी हो, सीरा हो, पाइप लाइन से बहे ब्लड, उसको बोलते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तीसरा होता है मिक्स, मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब है इसमें ना तो रक्त का जाने का कोई ठीक होगा, न आने का। कभी एक की ओर जाएगा तो हाँ जैसे स्पीड में चल जाएगा, कभी धीरे धीरे आएगा, कभी स्पीड बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, कभी स्पीड बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा। तो ये रेयर केस में कुछ कुछ जानवर कभी कभी आदमियों में देखा जाता है, तो ये रेयर केस में होता है, लिख देते हैं रेयर केस में, रेयर केस में। ये कुछ जानवरों में भी होता है और कुछ आदमियों में भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये किसी में नहीं होता है, ये बहुत चीजों में हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दे, देखिए एक मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब है इसमें न तो ब्लड निश्चित रफ्तार से जाएगा और न तो निश्चित रफ्तार से आएगा। इसमें कोई गारंटी नहीं है ब्लड कितना के रफ्तार से जाएगा और कितना के रफ्तार से आएगा, इसमें आपका कोई गारंटी ही नहीं है। क्या कि देखिए अब ऐसा काहे होता है, क्या कि मान के चलिए मछली वगैरह में, देखिए मछली वगैरह में वो किधर पलट जाएगी, किधर क्या हो जाएगा, कब स्पीड चलेगी, कब धीरे चलेगी, कब धारा के विपरीत चलेगी, कब धारा के साथ चलेगी, कोई लिमिट नहीं रहता है। तो इसलिए मछलियों वगैरह में जो होता है ये मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। एग्जांपल में लिख देते हैं, EX में लिख लीजिए मछली, दूसरा लिख लीजिए मेढक। इन सबों में कोई ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, कभी ब्लड भागेगा, कभी घटेगा, कभी जाएगा, कभी आएगा, इसमें कोई गारंटी नहीं होता है मछलियों में। ठीक है, आज के लिए इतना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।